नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, स्वागतम। स्वागत है आप सब लोगों का आज के सत्र में। मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम एवरीवन। कक्षा चल रही है सी सेट की परीक्षा को लेकर के। 22 दिसंबर को परीक्षा, आज गुरुवार का दिन भी खत्म, 2 दिन और बचे हैं। परसों का दिन, सैटरडे का दिन आप लोगों का ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, क्योंकि सेंटर कुछ लोगों का काफी दूर पड़ा है, तो इस लिहाज से कल का एक दिन और बचा है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज हम लोग चला रहे थे और पीवाईक्यू सीरीज में वर्ष 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो कल हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करेंगे वर्ष 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसमें रीजनिंग का व्याख्या सहित हल हम लोग देखेंगे। 29 मई को 2015 में ये पेपर हुआ था और प्रश्नों की जो संख्या, रीजनिंग विषय से पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग विषय से वर्ष 2015 में जब ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कथन और तर्क। क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? यह कथन दिया गया है और इस कथन के लिए पहला तर्क दिया गया है कि हां, ये वे स्थान है जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। कौन सा तर्क प्रबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है लॉजिकल रीजनिंग से, और लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का ये क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। विलासितापूर्ण मतलब जो लग्जरियस होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स जो होते हैं, उनकी चर्चा कर रहा है। ठीक है, विलासितापूर्ण मतलब लग्जरी। लग्जरी कहां होगी? 5 स्टार होटल्स में। तो उसके कहने का अर्थ है कि भारत में जो 5 स्टार होटल्स हैं, उन 5 स्टार होटल्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पहले भाई साहब ने तर्क दिया, कहते हैं हां, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। इन लग्जरी होटल्स को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये लग्जरी होटल्स ही वे स्थान हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। यानी जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं, वे इन्हीं 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं आकर के और यहीं से अपने अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसा इन भाई साहब का कहना है। ठीक है, कि जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी होते हैं वो इन्हीं 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं आकर के। ब्रायन डिकोस्टा, ठीक है, एलन स्टीवर्ट, इस तरह के जितने भी विदेशी किस्म के, अंतरराष्ट्रीय किस्म के अपराधी होते हैं, सब यहीं रुकते हैं। अब अगर इनकी बात पर गौर किया जाए कि अंतरराष्ट्रीय अपराधी यहां पर रुकते हैं आकर के, ये वही स्थान है, इसलिए प्रतिबंधित करना चाहिए। अगर प्रतिबंधित कर देंगे तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय अपराधी अपराध करना बंद कर देंगे क्या? कि यार नहीं हटाओ, भारत नहीं चलते हैं, भारत में तो 5 स्टार होटल्स ही नहीं है। 5 स्टार होटल्स में रह करके अपराध करने में जो मजा आता है वो 3 स्टार होटल्स में मजा नहीं आएगा। रहने देते हैं, हटाओ, कहीं और अपराध करते हैं चल करके। उनका अपराध करना तो नहीं रुक जाएगा, कि रुक जाएगा उनका अपराध करना। यदि उनको अपराध करने से रोकना है तो हमें उनको पकड़ना चाहिए। ये थोड़ी करना चाहिए कि यहां रुकते हैं अपराधी इसलिए इसी को खत्म कर दो, प्रतिबंधित कर दो। ठीक, तो पहला वाला जो भाई साहब ने कहा है कि ये वे स्थान है जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं इसलिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पर्यटन के क्षेत्र के लिए, भारत के पर्यटन के क्षेत्र के लिए एक नकारात्मक संदेश जाएगा। ठीक, दूसरा कहते हैं कि नहीं, हमें इन लग्जरी होटल्स को बंद नहीं करना चाहिए। अमीर विदेशी पर्यटकों को ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। बहुत से विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास। वो रुकने के लिए जो प्रेफर करते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? लग्जरियस होटल्स को ही प्रेफर करते हैं। ठीक,
यदि वो होटल्स प्रतिबंधित हो जाएंगे तो वो लोग रुकने के लिए उनके लिए कोई प्रॉपर स्थान नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पर वो भारत में घूमने के लिए भी नहीं आएंगे, पर्यटन के लिए नहीं आएंगे। इससे भारत को ही नुकसान होगा। एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी, दूसरा पर्यटन भी भारत में उद्योग धंधों को बढ़ावा देता है, ठीक है, लोकल्स को सपोर्ट करता है, लोकल्स के जो छोटे छोटे धंधे होते हैं, उद्योग धंधे, उनको बढ़ावा देता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उन छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए जरूरी है, ठीक। इसलिए सेकंड वाला कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं बचेगा, ये तो सही हो जाएगा, जबकि पहला वाला पूरी तरह से गलत। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? केवल तर्क दो प्रबल है, ठीक। अगला क्या कहते हैं, यदि कथन 1 और 2 सत्य हैं तो निष्कर्ष में से कौन सा निर्गत होगा? क्या पूछ रहे हैं? कथन है कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं, ठीक। तो कुछ मंत्रियों को क्या कर लेते हैं भैया? अध्यापक बना लेते हैं कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं, ठीक है, और सभी अध्यापक क्या हैं? विद्वान। जितने भी अध्यापक हैं वे सारे के सारे विद्वान हैं, ठीक। ये बनेगा। पहला निष्कर्ष क्या पूछे? कहते हैं कुछ मंत्री विद्वान हैं। तो देखो, मंत्री का सर्कल ये है, विद्वान का सर्कल ये है, मंत्री और विद्वान के सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, काट रहे हैं एक दूसरे को। यानी ये जो हिस्सा बीच में निकल करके आया, किस हिस्से को दिखा रहा है? सम के रिलेशन को शो कर रहा है। दैट इज कुछ मंत्री विद्वान हैं, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? और यदि दिखा रहा है तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर कहता है सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो विद्वान से जरा अध्यापक की ओर आओ, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो ना, विद्वान से अध्यापक यानी बाहर से अंदर की ओर। तो सम वाला तो सही होगा, लेकिन ऑल वाला डाउटफुल। उनने क्या पूछा है? ऑल। कैसा होगा? डाउटफुल होगा, ठीक। अब पहला तो सही है, सिंगल डाउट बचा। सेकंड वाले में तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल पहला निकाला जा सकता है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है, दो मित्र हैं, उनमें से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। मंचीय कलाकार का मतलब मंच पर नाटक वगैरह जो होते हैं ना, उनमें कलाकारी भी करता है, एक्टिंग भी करता है, ठीक है। तो कहता है दो मित्र में से एक अध्ययनशील है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा उसकी रुचि है, और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है, दोनों मित्रों की परीक्षा दूसरे दिन है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। दो मित्र अध्ययनशील हैं, उनमें से एक दूसरा एक्टिंग करता है, मंचीय कलाकार है। अगले दिन उनकी परीक्षा है, रात को सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। तो दोनों का निर्णय क्या होना चाहिए? क्या उनको नाटक देखने जाना चाहिए? क्या उनको परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए? क्या एक नाटक देखने चला जाएगा? क्या ऐसा कुछ? अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को, क्योंकि वो तो नाटककार है, मंचीय कलाकार है, परीक्षा तो फिर हो जाएगी। हैमलेट नाटक दोबारा थोड़ी होगा उसके लिए, ठीक। ऐसा क्या? नहीं, गलत, ठीक। अगले ही दिन परीक्षा है, परीक्षा पर ध्यान देना है। कलाकार मित्र उसको बनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। कलाकार का तो काम है यही है, अध्ययनशील व्यक्ति का काम है कि कलाकार वाले मित्र को मनाए कि भैया कल परीक्षा है, पहले परीक्षा दे लो, हैमलेट फिर कभी देख लेंगे, ठीक। अध्ययनशील मित्र मान सकता है ना? कतई नहीं मानना चाहिए। दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे, हाँ ये करना चाहिए। नाटक से दूर रहना चाहिए और परीक्षा की तैयारी में लगना चाहिए, है कि नहीं। आप परीक्षा, आपके दो लोग हैं, रूम पार्टनर हो दोनों लोग, ठीक है। आप बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी, आप कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा डामाडोल है, पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई करता है, लेकिन बीच बीच में भटकाव आ जाता है उसके अंदर, ठीक। अब वो कह रहा है कि यार पुष्पा 2 पिक्चर की बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, चलोगे क्या देखने? अब हफ्ते भर बाद आपका पेपर है, अब वो कह रहा है आओ पुष्पा 2 देखने चलें। आपके सामने मां तमाम एक्टिंग कर रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तुझको मना करके चलेगा, पुष्पा 2 देखने चलना है। आप उसको समझा रहे हैं भैया मत चलना, पुष्पा 2 फिर देख लेंगे, थिएटर में लगी रही तो परीक्षा के बाद थिएटर में देख लेंगे, नहीं लगी रही तो लैपटॉप कंप्यूटर में देख लेंगे, या ओटीटी में, ओटीपी, हाँ ओटीटी में देख लेंगे, ठीक।
तो आप नहीं जाएंगे। वही स्थिति है यहाँ पर, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, नाटक से, परीक्षा से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। अगला, 3 एक प्रकार के हैं और उनमें से एक भिन्न है, भिन्न को ज्ञात कीजिए। घर, शहर, कस्बा और गांव, इनमें से अलग क्या आएगा? किसको अलग करोगे इसमें? उत्तर दो फटाक से, क्या अलग आएगा? घर, शहर, कस्बा और गांव। घर को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया शहर में, कस्बे में और गांव में तो जनसंख्या रहती है ना, एक व्यक्ति थोड़ी रहता है, जनसंख्या रहती है। ये शहर, कस्बा, गांव जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जबकि घर क्या होता है? निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। घर निजी या व्यक्तिगत होता है। घर व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के रहने का स्थान है। कस्बा, गांव और घर में, कस्बा, गांव और शहर में तमाम सारे परिवार रहते हैं। ठीक, तो अलग कौन सा हो जाएगा? ये घर अलग हो जाएगा। ठीक, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निशुल्क कर देना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है कि नहीं? आगे वाले किसी और सेट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा? कहता है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निशुल्क कर देना चाहिए? पहले वाले भाई साहब ने क्या तर्क दिया? कहते हैं हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। क्या बताया था मैंने? ओनली शब्द यदि कहीं पर आ जाएगा तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? गलत। साक्षरता के स्तर को सुधारने का, साक्षरता की दर को सुधारने का एकमात्र उपाय स्कूली शिक्षा को फ्री करना नहीं हो सकता। ठीक है, और भी तरीकों से हम साक्षरता दर को सुधार सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि आप स्कूली शिक्षा को फ्री करेंगे तो जो नौजवान और नौनिहाल हैं व्यक्ति जो अभी पैदा हो रहे हैं, आगे 10-12 साल 15 साल तक के होंगे, ठीक है, आप उनको तो शिक्षा दे देंगे, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है आपकी जो अशिक्षित है, उसके लिए क्या करेंगे? उनकी भी तो एक बड़ी आबादी है, वो तो अशिक्षित हैं। अगर वो अशिक्षित हैं तो आपके साक्षरता स्तर क्या सुधर पाएगा? ऐसे नहीं। ठीक, तो हमें अलग अलग ढांचों में काम करना होगा, ना कि केवल स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करने से काम चलेगा। तो पहला वाला गलत। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, भैया ये भी गलत होगा। ठीक, शिक्षा एक बुनियादी चीज है, बुनियादी जरूरत है। हमारे पास खाने को ना बचे, लेकिन शिक्षा सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो भाई साहब ने कहा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर तो पहले से बहुत भारी बोझ है, शिक्षा को निःशुल्क कर देंगे तो बोझ और बढ़ जाएगा, इसलिए हमको शिक्षा निःशुल्क नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम 2 टाइम में से 1 टाइम खाएं, लेकिन देश का हर एक बच्चा, देश का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह जरूरी है। इसके लिए यदि हमको दिन में 1 बार भोजन मिले तो वो भी गम है, वो भी ठीक है। ठीक, तो शिक्षा ऐसी जरूरी चीज है जिसके लिए आर्थिक ढांचे को हम नहीं देखेंगे, हम किसी ना किसी तरह से अरेंजमेंट करके स्कूली शिक्षा सबको सुलभ कराएंगे। ठीक, तो सेकंड वाले भाई साहब भी गलत है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इन शब्दों को क्या करना है? तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित किया जाएगा भैया इनको? देश, जंगल, वृक्ष, फर्नीचर और लकड़ी। तो सबसे पहले फर्नीचर आएगा। फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी कहां से मिलती है? वृक्ष से। 2, 4, 5 ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं। उल्टा चलते हैं, देश। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? देश। देश में जंगल होता है, जंगल में वृक्ष होते हैं, वृक्ष से लकड़ी मिलती है और लकड़ी से ही काट करके फर्नीचर बनता है। ठीक है, 135-42 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन, when a conclusion is usually expressed implicitly और explicitly, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह संदर्भित करता है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है अगेन फॉलेसी रीजनिंग, ठीक है, यानी तर्क दोष जो होता है, रीजनिंग का एक
विशेष प्रकार तर्क दोष, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। और फिर से इसमें पूछ रहा है हमसे कि एक ऐसी स्थिति जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में, पॉसिबिलिटी के कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दैट इज, कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है, वो निष्कर्ष व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, दोनों में ही पॉसिबिलिटी के संदर्भ में जा रहा है। कोई निष्कर्ष, किसी स्टेटमेंट से कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है और वो निष्कर्ष व्यक्त या अव्यक्त रूप में, यानी हिडन या सामने के रूप में, दोनों ही कंडीशंस में किसमें जा रहा है, पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट में अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो ये संदर्भित करता है, ये किस तरह की रीजनिंग को संबंधित करता है, डिडक्टिव रीजनिंग को, इंडक्टिव रीजनिंग को, रीजनिंग डायलॉग को, किस तरह की रीजनिंग को संदर्भित करता है। ठीक है, तो देखिए जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन होता है टू बी डेराइव्ड फ्रॉम, टू बी डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कंक्लूजन क्या होना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन हमेशा कैसा होता है, डेराइव किया जाता है किसी स्टेटमेंट से, डेराइव्ड फ्रॉम स्टेटमेंट, डेराइव्ड फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन को डेराइव किया जाना चाहिए। ठीक, अब जब आप डेराइव करते हैं और डेराइव करने पर आप निश्चित तौर पर पहुंचते हैं, ठीक है, निश्चित निष्कर्ष होता है। निश्चित निष्कर्ष का मतलब डेफिनिट कंक्लूजन, डेफिनिट कंक्लूजन। ठीक है, मतलब जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं वो निश्चित तौर पर सत्य है, निश्चित तौर पर असत्य है, वहां पर पॉसिबिलिटी का कोई खेल नहीं है। जो आप निकाल रहे हैं स्टेटमेंट से वो निश्चित तौर पर या तो सत्य है या तो असत्य है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का कोई खेल नहीं है, तो ऐसे कंक्लूजन को बोलते हैं डेफिनिट कंक्लूजन। और इस डेफिनिट कंक्लूजन को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिड्यूस करना, डिडक्टिव रीजनिंग ये बोलते हैं इसको, डिड्यूस करना। ठीक, और जब अनिश्चित निष्कर्ष आप निकालते हैं, अनिश्चित का मतलब क्या कहते हैं, इनडेफिनेट, जहां पर आप कंफर्म नहीं होते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हो सकता है कि यह सही हो निष्कर्ष और हो सकता है कि यह निष्कर्ष गलत हो। जैसे सिलोगिज्म में होता है ना, सिलोगिज्म में क्या होता है, अगर हमको फिगर में एग्जैक्ट जो रिलेशन है उनके बीच का नहीं दिख रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि संभावित है कि कुछ ए बी हो या कुछ ए बी ना हो। ठीक, ये क्या हो गया, संभावित निष्कर्ष हो गया। तो जब आप निष्कर्ष में अनिश्चितता की ओर जाते हैं, ठीक, चाहे वो व्यक्त रूप से हो या अव्यक्त रूप से, जब आप अनिश्चितता की ओर जाते हैं, इनडेफिनिट कंक्लूजन पर जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, इंड्यूस्ड करना। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक, तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में अंतर। अब पूछा क्या उसने, कहता है कि जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में निकलता है, पॉसिबिलिटी के कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये किसको संदर्भित करता है, तर्कणा संवाद को, रीजनिंग डायलॉग को नहीं, निगमनात्मक तर्कणा को यानी डिडक्टिव रीजनिंग को नहीं, आगमनात्मक तर्कणा को यानी इंडक्टिव रीजनिंग को हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका उत्तर होगा, इंडक्टिव रीजनिंग का टाइप होता है ये। ठीक, अगला क्या कह रहा है, विषम शब्द का चयन कीजिए, लुहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई, कैंची, सुनार, आभूषण। तो क्या उत्तर देंगे, ये व्यक्ति का कार्य, उस कार्य में प्रयुक्त किया जाने वाला औजार है कि नहीं। जैसे जो लोहार होता है, वो लोहार हथौड़े का, और हथौड़े में ही एनविल, निहाई, वो छेनी समझते हो ना, छेनी हथौड़े का काम करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार होता है, वो निहाई उसका क्या होता है, औजार। ठीक है, ये उनका औजार है। ठीक, ऐसी बढ़ई आरे से काम करता है, नाई कैंची से काम करता है। ठीक है, ये उनका औजार है।
लेकिन सुनार क्या आभूषण से काम करता है? नहीं, आभूषण तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सुनार यानी जो ज्वेलर्स होता है वो कार्य करके आभूषण बनाता है, कार्य करके आभूषण बनाता है, यानी प्रोडक्ट हो गया। सुनार काम किससे करता है, उसके जो औजार है वो क्या है वो नहीं लिखा, तो अलग कौन सा हो जाएगा, यही वाला अलग हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन में भैया, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 कथन हैं, ठीक है, और प्रत्येक कथन में 3 खंड। 1, 2 और 3, प्रत्येक कथन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु केवल एक से नहीं। ठीक है, उस कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी यानी पहले के दोनों कथनों से लेकिन केवल एक से नहीं निगमित किया जा सकता है। सिलोगिज्म के क्वेश्चन को पूछने का एक जानदार तरीका, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीसेट की परीक्षा में, ठीक है, पर पूछा है। दैट मीन्स क्वेश्चन आसान है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन आसान, पूछने का तरीका डिफरेंट। अब क्वेश्चन पूछा क्या है पहले इसको समझो। पूछा यह है कि जैसे ये पहला स्टेटमेंट है ना, सोनिया अभिनेत्री है, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं, सोनिया सुंदर है। ये जो पहला स्टेटमेंट है, क्या उसने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट नंबर पहला है, इसमें पहला स्टेटमेंट ये है सोनिया अभिनेत्री है, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं। तो उसके कहने के अनुसार क्या इन दोनों को प्रयोग करके एज अ स्टेटमेंट सोनिया सुंदर है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? ठीक है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? दैट इज ये जो 3 कथन दिए गए ना स्टेटमेंट में, पहले 2 कथनों को सिलोगिज्म की तरह यूज करना है। पहले 2 कथनों को एज अ कथन यूज करके क्या तीसरे वाले को एज अ कंक्लूजन निकाला जा सकता है क्या? ये हमको पता करना है। ठीक, समझ में आई बात? तो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा काम, कह रहा है सोनिया अभिनेत्री हैं, यानी जितनी भी सोनिया हैं सारी की सारी क्या हैं, अभिनेत्री हैं। कहता है कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं, तो कुछ अभिनेत्रियां क्या हैं, सुंदर हैं। सोनिया सुंदर है, निष्कर्ष क्या निकालना है, सोनिया सुंदर है। तो भैया सोनिया का और सुंदर का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। क्या सोनिया और सुंदर का आपस में संबंध है? ये सोनिया है, ये सुंदर है, नहीं है। और नहीं है तो सोनिया सुंदर है, क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा कहता है सभी अभिनेता सुंदर हैं, जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं वे सारे के सारे क्या हैं, सुंदर हैं। कहता है मनोज अभिनेता नहीं है, तो मनोज को अलग कर दिया। ठीक है, मनोज अभिनेता नहीं है, ये हो गया। कहता है मनोज सुंदर नहीं है, कंक्लूजन क्या निकालना है, मनोज सुंदर नहीं है। अब देखो अभिनेता और मनोज का संबंध क्या है, नहीं का। ठीक, सभी अभिनेता कितने हैं, सुंदर, लेकिन मनोज अभिनेता नहीं है। अब अगर मनोज अभिनेता नहीं है तो मनोज सुंदर नहीं है या मनोज सुंदर है, ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये वाला जो कंक्लूजन है, ये जो फिगर है, ये दिखा रहा है कि मनोज सुंदर नहीं है, क्योंकि मनोज सुंदर से बाहर है। ठीक, दूसरी चीज, मनोज का संबंध किससे, अभिनेता से, कि कोई भी मनोज अभिनेता नहीं है। अभिनेता कहां रखा है, सुंदर के अंदर। ठीक है, यानी अभिनेता का वो हिस्सा जो सुंदर के अंदर आ रहा है, सुंदर का वो हिस्सा अभिनेता के अंदर भी आ रहा है, यानी उतना सुंदर भी अभिनेता नहीं होगा। ठीक, अगर उतना सुंदर अभिनेता नहीं है तो जो अभिनेता मनोज है, मनोज नहीं है, वो वाला हिस्सा भी सुंदर का मनोज नहीं होगा। लेकिन मनोज इसके अंदर भी तो आ सकता है, ये भी तो एक संभावना है कि मनोज कहां आ जाए, मनोज इस सुंदर के अंदर आ जाए, तब सारे के सारे मनोज सुंदर हो जाएंगे। यानी फिर से डाउटफुल केस, मनोज सुंदर नहीं है ये भी संभावना है, मनोज सुंदर हो सकता है ये भी संभावना है, दोनों चीजें हो सकती हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए ये भी गलत है। ठीक, तीसरा, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। तीसरे वाले को सही देख रहे हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या है, यह है व्यक्ति, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या हैं, बहादुर हैं। ठीक है, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। तीसरे वाले में कुछ व्यक्ति सिपाही हैं,
कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, और पूछ रहा है कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। नहीं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते इसको भी। चौथे वाले को चेक करते हैं, सभी सिपाही क्या हैं? बहादुर। जितने भी सिपाही हैं वे सभी क्या हैं? बहादुर हैं। सभी सिपाही बहादुर हैं। फिर कहता है कुछ व्यक्ति सिपाही हैं। तो अब अगर कुछ व्यक्ति सिपाही हैं और सभी सिपाही बहादुर हैं, तो इसका एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बना दूंगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट फिगर कि कुछ व्यक्ति क्या हैं? सिपाही। ये हो गए व्यक्ति, कुछ व्यक्ति क्या हैं? सिपाही, और सभी सिपाही क्या हैं? बहादुर। ऐसा फिगर मैं बना दूंगा। अब तीसरा वाला कथन क्या है? कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। देखो, ये रहा सिपाही का सर्कल, ये रहा व्यक्ति का सर्कल, और ये रहा बहादुर का सर्कल। ठीक, तो बहादुर वाला सर्कल और व्यक्ति वाला सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और यदि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच सम का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, ऐसा नजर आ रहा है ना इस फिगर से? और यदि नजर आ रहा है तो ये निष्कर्ष कि कुछ व्यक्ति बहादुर हैं निकाला जा सकता है। कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और यदि निकाला जा सकता है तो केवल डी वाला है जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल डी। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जो पूछने का तरीका था उसको थोड़ा सा बदल दिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं। उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निम्नांकित में से चुनिए। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, तो इनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान ना हो। क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसने यहां पर अधिकांश शब्द का प्रयोग किया है। कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं ऐसा नहीं बोला, अधिकांश शब्द का प्रयोग किया है। अधिकांश का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर 100 की संख्या है और 100 में मैं कहूं कि आधे छात्र बुद्धिमान हैं, यानी 100 का 50% क्या है? बुद्धिमान। तो 50% क्या होगा? कम बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान नहीं होगा। अब मैं अधिकांश शब्द जोड़ दूं, ठीक है, तो अधिकांश शब्द का मतलब क्या हो गया? कि अधिक से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा। ठीक, अधिकांश यानी 100 में से 60%, 70%, 75% छात्र क्या है? बुद्धिमान हैं। तो अगर 100 में से 70% छात्र बुद्धिमान है, तो थोड़े छात्र कौन कितने बचे? 30%, वो बुद्धिमान नहीं होंगे या कम होंगे। ठीक, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा छात्र नहीं जो बुद्धिमान ना हो, गलत है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान है। हाँ, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, इसलिए कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान हैं। ये निकाला जा सकता है। कुछ की संख्या ऐसी है, क्योंकि अधिकांश तो बुद्धिमान है, कुछ ऐसे बचते हैं जो कम बुद्धिमान होंगे या बुद्धिमान नहीं होंगे। सभी छात्र बुद्धिमान है, गलत हो जाएगा। कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ का मतलब क्या हो गया? थोड़े से, जबकि वो क्या कह रहा है? अधिकांश, यानी थोड़े से काफी ज्यादा। ठीक, तो ये भी क्या होगा? गलत। 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक, ढेर भर क्वेश्चन पूछा है लॉजिकल से। ठीक है, ढेर भर। शुक्र मनाओ कि लॉजिकल रीजनिंग से अब इतना क्वेश्चन पूछते नहीं है सी सेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, इसका समझो पहले क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन में कि दिए गए 5 कथनों में से 3 में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। स्टेट द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम एनी 3 ऑफ द गिवन 5 स्टेटमेंट। ये कुछ वैसा हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसा। अंग्रेजी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जहां पर एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को ऐसे उठा करके ऐसे सब ऐसे फेंक दिया। ठीक, तो सेंटेंसेस का क्रम बिगड़ गया। अब बिगड़ा हुआ क्रम आपको सेंटेंसेस का दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है,
कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट हैं। इन 5 स्टेटमेंट में से किन्हीं 3 को यदि हम उठाएंगे तो वो 3 क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं, एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाते हैं। उनको हमको पहचानना है। पहले ले लेते हैं, जैसे एबीसी को ले लिया जाए पहले। तो अगर हम एबीसी को पहले लेते हैं तो क्या बनेगा, यातायात संकुलता, संकुलता मतलब कंजेशन, घना, यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है। यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये भी ठीक है भाई। चूंकि यातायात कंजेशन में, ट्रैफिक कंजेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, इसलिए यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन तीसरा, कुछ यातायात कंजेशन में, कुछ ट्रैफिक कंजेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि नहीं करती, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। ऊपर कह रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि होती है, और कह रहा है कि कुछ ट्रैफिक कंजेशन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बढ़ती है। यानी आम आदमी चल रहा है तो ट्रैफिक से पॉल्यूशन हो रहा है, मंत्री जी की 16 गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो वो ऑक्सीजन छोड़ रही है। वही चर्चा है कि नहीं है ये, आम आदमी अगर जा रहा है तो उसकी गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है, अब मंत्री जी की 16-20 गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो वो सारी के पीछे से ऑक्सीजन छोड़ते हुए जा रहे हैं। हद है कि नहीं। तो तीसरा वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कतई इसका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अगर बीडीई को लेते हैं, यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, कुछ यातायात संकुलता सुनना, ये भी बेकार। एक तरफ कह रहा है कि यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, दूसरी तरफ कह रहा है कुछ यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं, तो क्या वो अच्छी होती है क्या? नहीं भैया। डीएबी, कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। ठीक। ए, यातायात संकुलता ट्रैफिक कंजेशन से पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, बिल्कुल सही, ये बन रहा है क्रम। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर वृद्धि होती है तो वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बढ़ रही है? ट्रैफिक कंजेशन से पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैफिक कंजेशन से बढ़ रही है तो ट्रैफिक कंजेशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह बनाया जा सकता है। डीएबी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डीएबी। इसको एक क्रम में लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि कैसे हो रही है? ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बढ़ रही है, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये बिल्कुल बनाया जा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल बीच में है? ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है, कहता है कि जी और क्यू के बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी की प्लेस वैल्यू 7, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, बीच में कितने अक्षर आएंगे? 9। भाई 7 से 17 में चलो, 8, 9, 10 और उधर 6, 9 अक्षर आएंगे। तो 9 अक्षर में जो बीच का अक्षर होगा, 4 इधर छोड़ो 4 उधर, वही अक्षर बीच में आएगा। तो जी से कितना आगे चले जाओ? 5 आगे चले जाओ। ठीक, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कहां पर पहुंचोगे? एल पर। ठीक है, एल पर पहुंच जाओ। जी से एच आई जे के 4 अक्षर छोड़ दो, पहुंचोगे एल पर। एम एन ओ पी छोड़ दो, एल क्या आएगा? इनके बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, एल इज इन द एग्जैक्ट मिडिल। अगला, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज का यूज नहीं है, इंग्लैंड ENGLA 1 2 3 4 5 2, एन का कोड यहां 2 है, यहां फिर से एन यूज हुआ तो 2, सीधे सीधे लेटर्स को नंबर में चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रांस का कोड देखो, इंग्लैंड में एन का कोड 2 है, यहां भी 2 है, ए का कोड क्या है? 5 है, यहां भी ए का कोड 5 है। तो ग्रीस का कोड क्या होगा पूछ रहा, यहीं से निकाल करके बताया जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। इंग्लैंड से जी मिलेगा और जी का कोड क्या है? 3। फ्रांस से आर मिलेगा और आर का कोड क्या है? 8, 3, 8।
ई कहां से मिल रहा है, यहां से, तो 1 1, सी फ्रांस से मिलेगा 9, 3 8 1 1 9 और अंत में 1, ए इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। क्रूल संबंधित है किससे, काइंड से, यानी निर्दयी, दयालु से संबंधित। निर्दयी मतलब दम हत्या कर देता है, दयालु। आप उसको एक थप्पड़ ही मार दो, कोई बात नहीं, आपके हाथ में खुजली हो रही थी, हमारा गाल आपके काम आ गया, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बस हम किसी के काम आ सकें, बस उतना ही पर्याप्त, दयालु। ठीक है, तो निर्दयी और दयालु क्या है भैया, एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं है, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। निष्क्रिय, निष्क्रिय का अपोजिट क्या होगा, सक्रिय। ठीक है, निष्क्रिय का अपोजिट क्या होगा, सक्रिय। अब सक्रिय करके ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, बुद्धिमत्ता नहीं, सजगता। हाँ, सक्रिय मतलब सजग होना, अलर्ट, एकदम बंदोबस्त में तैनात खड़े हैं। ठीक है, तो सक्रिय यानी कि सजगता, ऑप्शन नंबर बी अलर्टनेस इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। ठीक है, अब बनाते हैं, क्या पूछा है, सबसे कम आयु का कौन है। राधा सुनीता से कम किंतु रीता से बड़ी है। राधा सुनीता से कम किंतु रीता से बड़ी है, ये कंडीशन है। राधा सुनीता से कम किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है। ठीक है, श्याम किससे बड़ा है, रीता से बड़ा है। रीता गीता से बड़ी है किंतु राधा से कम आयु का है। कौन, श्याम जो है वो राधा से कम आयु का है। तो अगली स्थिति ये निकलेगी कि श्याम राधा से कम आयु का है परंतु रीता से बड़ी, रीता से क्या है, बड़ा। ठीक, और रीता किससे बड़ी है, गीता से। तो सबसे कम आयु की गीता निकल करके आ रही है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अब। ठीक है, कि यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा राधा के बाद श्याम। ठीक, श्याम के बाद रीता, और रीता किससे बड़ी है, गीता से। तो अब कंडीशन बन गई, सबसे पहले राधा सुनीता से कम लेकिन रीता से बड़ी है। रीता श्याम से, रीता बड़ा है, श्याम किससे, रीता से बड़ा है, तो श्याम को रीता से बड़ा कर दिया, लेकिन राधा से कम, और सबसे अंत में गीता। तो सबसे कम आयु की कौन है, गीता, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाते हैं, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। आसान क्वेश्चन है, बताओ उत्तर। दे दिए उत्तर, आओ चले देखते हैं क्या कह रहा है। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर के दाएं 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, फिर पुनः बाएं चले, अंत में 2 किलोमीटर बाएं चले। आपका मुंह किधर है, कैसे सॉल्व करेंगे। उत्तर की ओर गया है 1 किलोमीटर, उसके बाद राइट गया है 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर कहां गया है, लेफ्ट में, फिर पुनः लेफ्ट में गया है, और अंत में फिर 2 बार लेफ्ट में गया है। यही कंडीशन है कि नहीं, यही कंडीशन है कि उत्तर की ओर 1 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 1 किलोमीटर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में, फिर 2 बार लेफ्ट में। तो राइट और लेफ्ट का ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, 3 बार लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर उत्तर की ओर जा रहे हैं, पहला लेफ्ट,
दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, यही बनेगा। ठीक है, पहला लेफ्ट फिर दूसरा लेफ्ट, ये सॉरी उत्तर की ओर गए, पहला लेफ्ट फिर दूसरा लेफ्ट ये और फिर तीसरा लेफ्ट। आपका मुंह किधर है? पूर्व में। मुंह किधर आएगा? पूर्व में आएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले उत्तर की ओर गया, फिर 1 किलोमीटर दाएं गया, फिर 1 किलोमीटर बाएं गया, फिर 1 किलोमीटर बाएं गया और फिर अंत में 2 किलोमीटर बाएं, तो पूर्व में उत्तर आ गया। क्या कह रहा है? कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ठीक है, क्या कहा है? इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा है। तो हमारे पास कौन है? कमला। ठीक, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, क्या कहा? कहा है इसके पिता, कमला के पिता, मेरे पिता के, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र हैं। तो भैया एक बात बता दो हमको, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र तो स्वयं मैं रहूंगा ना? हाँ या ना? मेरे पिता का एकमात्र पुत्र स्वयं मैं होऊंगा। ठीक, तो यही स्थिति यहां पर भी लागू होगी कि कमला के पिता महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो महेश का पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? स्वयं महेश। महेश पिता का एकमात्र पुत्र स्वयं महेश होंगे, यानी जो कमला के पिता हैं वो स्वयं कौन हैं? महेश हैं। तो उसने कहा है महेश कमला से कैसे संबंधित है? पिता के तौर पर संबंधित है। उत्तर आ जाएगा। ठीक, 3 एक जैसे, एक भिन्न है, अलग को चुनिए। 58 78 20 का अंतर, 57 88 नहीं, अंतर तो नहीं चलेगा, जोड़ा जाओ। आओ सबको जोड़ दें। 7 5 12 8 20 और 8 28, 7 5 ये तो वही है, ये भी 28 आएगा। 9 7 16 4 20 और 8 28, सबका योग 28 आ रहा है। 6 4 10 8 18 और 2 20। ऑप्शन नंबर डी में योग 20 आ रहा है, बाकी सब में 28, तो यही अलग हो गया। ठीक, भिन्न को चुनिए। अंगूठी चूड़ी टायर प्लेट, अंगूठी चूड़ी टायर प्लेट, किसको अलग करोगे? अंगूठी को कि चूड़ी को कि टायर को कि प्लेट को? प्लेट को अलग कर दिया जाए। ठीक, क्योंकि अंगूठी चूड़ी और टायर तीनों गोल होते हैं, तीनों पहने जाते हैं। अंगूठी उंगली में, चूड़ी कलाई में और टायर रिम में पहना जाता है और गोल होते हैं। प्लेट पहनी नहीं जाती, इसलिए अलग है। ठीक, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 2 15 41 80, मल्टीप्लीकेशन का तो सीन है नहीं, तो आओ जरा देखा जाए क्या चल रहा है। प्लस का 13 हो रहा है, 15 से 41 कितना हो रहा है? 15 6 21 और 20, तो ये हो रहा है प्लस का 26। और यहां पर फिर 39, ये तो सीधा सीधा बन गया। 13 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो अगली बार 13 चौको 52 होगा। 80 और 52 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 5 13, 132, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सिचुएशन रिएक्शन टेक्स्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेक्स्ट का क्वेश्चन। आप पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है आप एक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन करके। आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है। ठीक, आप जिले के एसपी हैं और जिले के एसपी होने के बाद एक महिला आपके पास आती है और वो महिला अपने ससुराल पक्ष के द्वारा उसके खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वो महिला पहले स्थानीय थाने में गई होगी, परंतु पॉलिटिकल पावर होने के नाते या कुछ राजनीतिक हस्तियों का सर पर हाथ होने के नाते, उस परिवार के सर पर कुछ राजनीतिक हस्तियों का हाथ होने के नाते, राजनीतिक दबाव के चलते स्थानीय थाने में उस महिला की सुनवाई नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबंध थाने से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। आप एसपी हैं, आपने संबंध थाने से पता लगाया
कि क्या फला फला महिला आई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्या आपने एफआईआर लिखी, नहीं लिखी, या आपने पता भी कर लिया। अब ऐसी स्थिति में आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि आप जिले के एसपी हैं, आपका निर्णय क्या होगा यह महत्वपूर्ण है। ठीक, स्थिति को समझो, आप एसपी हैं, एक महिला आपके पास आई है, थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी, पर थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं गई राजनीतिक दबाव के कारण, और महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर के आई है। ठीक, तो आपका काम क्या होना चाहिए, महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने को कहेंगे क्योंकि शिकायत दर्ज कराना कठिन होगा? नहीं, आप एसपी हैं, अपना काम छोड़ करके राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भेज देंगे? नहीं, उसको शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे। मतलब आप महिला से स्वयं कहेंगे कि पहले अस्पताल जाओ, तुम्हारे शरीर में जो भी चोटें हैं, अगर तुम हिंसा का बात करो तो पहले रिपोर्ट लाओ, पहले हमको रिपोर्ट दिखाओ, तब हम मानेंगे कि हाँ हिंसा हुई। नहीं, चिकित्सा रिपोर्ट और उस महिला को चिकित्सा कक्ष में शामिल कराना, महिला को चिकित्सा कक्ष में ले जाने के लिए महिला कांस्टेबल्स को लाना, उस महिला की गहन चिकित्सा रिपोर्ट निकलवाना, ये आपकी जिम्मेदारी, महिला की नहीं है। ठीक है, ससुराल पक्ष को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि महिला को चोट ना पहुंचे, मतलब आप ससुराल पक्ष को बुला करके उनको समझाएंगे। आप एसपी हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, महिला ने समझाया नहीं होगा, या महिला के घर वालों ने नहीं समझाया होगा, वो सीधा थाने ही पहुंच गई है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, थाने के अधिकारी को कहेंगे, जो स्थानीय थाना होगा, संबंधित थाना होगा, उस थाने के अधिकारी को कहेंगे कि सबसे पहले महिला का चिकित्सा परीक्षण कराओ और उसके बाद उसका केस दर्ज करो। ये सही तरीका है, ये रिएक्शन होना चाहिए आपका, एक जिले के एसपी के तौर पर आपका यही रिएक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 1 2 3 4 4 4 7 6, टू स्टेट में चले, 1 से 3 प्लस का 2, 3 से 4 प्लस का 1, 4 से 7 प्लस का 3। नहीं, कुछ और खेल चल रहा है, ट्रिपल सीज तो नहीं चला दिए। 1 से 4 प्लस का 3, 2 से 4 प्लस का 2, 3 से 4 प्लस का 1। ठीक है, आगे बढ़े, 4 से 7 प्लस का 3, 4 से 6, अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यहां पर। 1 से 4, 3 3 आगे चलना है, 1 से 4 प्लस का 3, 2 से 4 प्लस का 2, 3 से 4 प्लस का 1, यहां तक हो गया। अब यहां से स्टार्ट करो, 4 से, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 2 6, तो अगला क्या आएगा, 4 प्लस 1 5 आना चाहिए यहां पर। ऑप्शन नंबर डी 5 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, प्लेस वैल्यू का प्रयोग करना है, करो जरा, बताओ क्या उत्तर आएगा। आओ जरा देखा जाए, प्लेस वैल्यू का प्रयोग करेंगे तो 2 4 2 6 10 14 18 22, भैया प्लेस वैल्यू का खेल सीधे सीधे प्लस का 4 चल रहा है। देखो 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22 + 26 Z। ठीक है, Z खत्म, तो फिर आगे बढ़े, A B C D, D किस स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर, 4 8 12, अगला 16 होगा, 16वें स्थान पर कौन आता है, P, तो P इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन तब जब प्लेस वैल्यू आती है, अदरवाइज नहीं। ए का मतलब भाग है, बी का मतलब प्लस, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, 24 भागित 6 4 हो गया, और 4 + 10 कितना हो गया, 14। ठीक है, 5 6 का 30 और माइनस ना, गलत है, हटाओ। 6 भागित 4 इंटू 6, 6 भागित 4 इंटू 6, तो 2 3 6, 2 3 6 और 4 B2, 4 2 6 ना, ये भी ज्यादा हो रहा, RHS LHS बराबर नहीं है। 30 चौको 120 बटे 12 10 आ गया। 30 भागित 12 इंटू 4, 4 3 12, 3 3 30, और नहीं, ये बराबर में 2 आएगा, ये भी नहीं सही है।
इसको देखो फिर यही सही होना चाहिए। 108 सी का मतलब क्या है माइनस, तो 108 माइनस 72 बराबर 78 माइनस 42 कितना होता है, ठीक है। 108 माइनस 72 करेंगे तो 72 8 80 और 20 उधर, यानी 28 और 8 कितना हो गया 36, और इधर कितना मिलेगा, इधर 8 50 और 28 36 बराबर 36 के आ रहा है, तो यही सी डी वाला सही हो जाएगा। 36 बराबर 36 के यानी डी वाला सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ अगला क्वेश्चन, तो पीछे वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या था, डी, ठीक। यहां पर क्या करना है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है ये पता करनी है। आओ भैया पता की जाए त्रिभुजों की संख्या। तो अगर इस वाले फिगर को देखेंगे तो ये तो सीधा सीधा है, यहां से 8 ट्रायंगल आ जाएंगे ना, बॉक्स फिगर है, ठीक है। तो बॉक्स फिगर में 1 2 3 4 अंतिम संख्या 4, 4 दूनी 8, 8 ट्रायंगल यहां से आएंगे। यहां से कितना ट्रायंगल मिलेगा, आओ एक एक करके पकड़ा जाए। पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक है, ये 1 2 और एक बड़ा वाला 3, प्लस का 3 हो गया, ठीक। फिर इसको पकड़ा जाए, यहां से भी कितना मिलेगा 3 प्लस का 3, फिर इसको पकड़ा जाए, यहां से भी कितना मिलेगा 3 प्लस का 3 हो गया, ठीक। इसके बाद भैया इस बड़े वाले को पकड़ लिया जाए, ये बड़ा वाला, इसको पकड़ लिया जाए, यहां से भी कितना मिलेगा 3, तो प्लस का 3 हो गया। ये तो हो गए सीधे सीधे। इसके अलावा और कौन कौन सा मिलेगा, इसके अलावा देखो अब हम दिखाते हैं और कौन कौन सा मिलेगा। भैया देखो एक ट्रायंगल तो ये मिल जाएगा, क्या इसको काउंट करे, नहीं ना, एक सिमिलर फैशन में एक ये मिल जाएगा, 2 तो प्लस का 2 हो गया, और एक और कौन सा मिलेगा उसको भी देख लो, ठीक है। जैसे ये मिला है ऐसे ये भी तो मिलेगा, नंबर 1 और ये नंबर 2, तो प्लस का 2 और हो गया। ट्रायंगल सारे के सारे यहां काउंट कर लिए। अब एक बात बताओ, इन दोनों फिगर्स को मर्ज करेंगे अगर, तो मर्ज करने पर तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, एक नहीं, यहां से नहीं मिल रहा, इसको जोड़ो लो उठा करके, 8 3 3 6 3 9 3 12 और 12 4 16, 16 8 कितना होता है 24। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 24 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सीधा आसान सा क्वेश्चन, ठीक। कैश का कोड दिया हुआ है, बैंक का कोड पूछ रहा है, आसान है, देखो जरा कैसे आसान है, देख लो। सी से ई 3 से 5 प्लस का 2 हो रहा है, ए से सी 1 से 3 प्लस का 2, 19 से 21 प्लस का 2, एस से जे प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है हर जगह प्लस का 2, तो बैंक में भी प्लस का 2 करेंगे। बी प्लस 2 क्या होगा, डी, ए प्लस 2 सी, एन प्लस 2 पी और के प्लस 2 एम, डी सी पी एम किधर है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विल बी मेड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। देखो क्वेश्चन कराते थे ना प्रैक्टिस सेट में, ओपन डाइस दिया गया है, उसको फोल्ड करने पर इनमें से कौन सी डाइस बनेगी। कैसे करोगे, डाइस का मूल मंत्र याद रखो, क्या, अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, और ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस कौन से होते हैं, अल्टरनेट फेसेस अपोजिट होते हैं, यानी एफ ई छोड़ो बी, तो एफ और बी अल्टरनेट पर आ रहे हैं, एफ और बी अपोजिट फेसेस हैं। फिर ई और सी क्या हैं, अपोजिट फेसेस हैं, तो क्या बचा ए और डी, तो ए और डी अपोजिट फेसेस हैं। अब डाइस का मूल मंत्र काम आ जाएगा कि अपोजिट फेस कभी भी पड़ोसी नहीं होते, ठीक है। तो यहां देखो बी और एफ क्या है, अपोजिट, इसने क्या दिखाया पड़ोसी, ए उत्तर नहीं होगा, ठीक। सिमिलरली ई और सी क्या है, पड़ोसी, हमें क्या पता है अपोजिट है, ये भी उत्तर नहीं होगा, ठीक। फिर यहां पर आते हैं एफ डी, हाँ ये पॉसिबल है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। डी और ए पड़ोसी हैं जबकि हमको पता है कि अपोजिट है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इनमें से डी एफ ई आपस में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो पड़ोसी हो सकते हैं, सीधा उत्तर हो गया, ठीक। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 221 236 255 190 दिया है ऑप्शन में, और यहां शुरू कर रहे हैं 7 1 3 6, संभव नहीं है।
प्रश्न गलत है भाई, ये तो सीधे सीधे नजर आ रहा है। 127 दूनी 254 और प्लस का 1 255, तो 255 आना चाहिए यहां पर उत्तर। पर यह कैसे संभव है? 7 दूनी 14 प्लस का 1 करो तो कितना आता है? 15। 15 का 1 लिखा है, ठीक। फिर 15 दूनी 30 और प्लस का 1 करो तो 31 आएगा। 31 का 3 लिखा है, पूरा पूरा नहीं लिखे, 31 का 3 लिखा है, ठीक है। फिर 31 दूनी 62 और प्लस का 1 लिखो तो कितना आता है? 63। 63 का 6 लिखा, ये नौटंकी की है, समझो। 7 दूनी 14 प्लस का 1 15। अगर दहाई का अंक है तो जो दहाई का अंक है 1 उसको लिखा है। फिर 15 दूनी 30 प्लस 1 31 के 3 को लिखा है। 31 दूनी 62 प्लस 1 63 के 6 को लिखा है। इसके बाद जब 3 अंकों तक चले गए तो पूरा पूरा लिखने लगे। 127 255 ऐसे, तो 255 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। आओ जरा इसको खेला जाए, इसको पकड़ा जाए। संख्या में अगला पद ज्ञात करो। आसान लग रहा है, प्लेस वैल्यू का खेल देखो। z से x, 26 से 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, तो अगली बार क्या होगा? 14 n होना चाहिए। यहां देखो 1 से 4, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, s होना चाहिए, ns होना चाहिए। ns कहां दिया गया है? ऑप्शन में ns दिया गया है केवल ऑप्शन नंबर ए में। प्लेस वैल्यू से कितनी आसानी तरीके से पकड़ लिया, ns केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक। बाकी अगर इसको पकड़ना चाहें कि सीरीज में क्या चल रहा है, 1 2 6 21 88 445, इसको भी देख लो अलग से। मल्टीप्लीकेशन पर पहुंचा जाए, इंटू 1 + 1, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 प्लस 3 21, यहां पर इंटू 4 + 4, यहां पर इंटू 5 + 5, तो अगला इंटू 6 + 6 होगा, ठीक। 445 इंटू 6 प्लस का 6 26 76, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें और नीचे से 50वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? आज ऑर्डर रैंकिंग सुबह वाली क्लास में पढ़ाई थी ना आप लोगों को, आप लोग बार बार बोल रहे थे ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाई है, सुबह वाली क्लास में पढ़ लेना उसको, ठीक। बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। टोटल वैल्यू पूछा उसने, मोहन का स्थान दोनों तरफ से पता है, शीर्ष से भी और नीचे से भी, तो क्या करो, उठा करके जोड़ दो, 15 + 50 और माइनस का 1 कर दो, कितना आएगा? 64। ये टोटल छात्र। क्या कह रहा है? आकृति पर विचार कीजिए, उस संख्या जो तीनों आकृतियों में है में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है, उनका योग को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखो ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल दिया हुआ है। कह रहा ऐसी संख्या जो तीनों आकृतियों में हो, यानी तीनों में कॉमन हो। तो तीनों आकृतियों में कौन सी संख्या कॉमन है? 4। ये ट्रायंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है। इस 4 को घटाना है, किससे घटाना है? ठीक है, ऐसी संख्या जो केवल ट्रायंगल के अंदर है, ऐसी संख्या जो केवल ट्रायंगल के अंदर है, उनके योग से घटाना है। तो केवल ट्रायंगल के अंदर ये 5 है, केवल ट्रायंगल के अंदर ये 3 है, तो क्या करना है? 5 + 3 से घटा देना है। तो 4 को 8 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -4, यही मिलेगा ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आओ अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? यानी कि प्रश्न कह रहा है 3:12 से 6 बजे तक 2 घंटे 48 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। क्वेश्चन क्या पूछा? उसने कहा है 2 घंटे 48 मिनट में
घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, ये आपको बताना है। ठीक भाई, 3:12 से 6 बजे तक, तो 12 मिनट वो हुए, निकल गए, 48 मिनट उधर बचे और 2 घंटे और, तो 2 घंटे 48 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। आपको पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का। ठीक, फिर आपको पता है कि 48 मिनट भी तो चली है घंटे की सुई। अब यहां पर बहुत सारे लोग गच्चा खा जाएंगे, घंटे की सुई 48 मिनट भी तो चली है, तो घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? आधे डिग्री का। बताए थे ना क्लॉक में, घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? आधे डिग्री का होता है। और यदि आधे डिग्री का होता है तो 48 मिनट में कितना कोण बनेगा? 48 इंटू 1/2, कितना आ गया? 24 डिग्री का कोण तो ये बनेगा। ठीक, तो भैया आप सीधा सीधा हिसाब है, 2 घंटे में कितना बनेगा? 60 डिग्री का एंगल। ठीक, प्लस 48 मिनट में 24 डिग्री का एंगल और बन जाएगा, तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा? 60 और 24 84 डिग्री का एंगल हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एकमात्र सही उत्तर। बात समझ में आई है? क्लियर? क्या होगा? 84 इसका उत्तर होगा। ये थी हम लोगों की आज की क्लास, वर्ष 2015 का सत्र। ठीक है, तो वर्ष 2015 में पीवाईक्यू में 32 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। फिलहाल आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल के दिन सुबह मिलेंगे वही 11 साढ़े 11 बजे सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म वाला चैप्टर कल के दिन हम लोग करेंगे। ठीक, तो आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। अच्छे से पढ़ना आप लोग इसको। ठीक, ये ऑफिशियल ऐप है रीजनिंग एक्सप्रेस, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इसमें क्लास अल्फाबेटिकल सीरीज की फ्री है, उसको देख लें। बहुत जरूरी क्लास होती है अल्फाबेटिकल सीरीज की, क्योंकि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज आपको याद होना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं फ्री में, केवल डाउनलोड करके लॉगिन करना है केवल। ठीक, और इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का लिंक भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपने डाउट्स को वहां पर हमको शेयर कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा ये क्लास निश्चित तौर पर आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें। लाइक जरूर करें क्लास को, कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं जहां कहीं भी इस क्लास को और इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को, तो वहां पर उसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें यदि आप पहली बार इस क्लास में आए। ठीक है, आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे 11 बजे सिलोगिज्म चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग खूब खुश रहो, मस्त रहो, तरक्की करो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर। मुलाकात करते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच।